साथियों, मैं एच शेखावत स्वागत करता हूं आप सभी का श्री करणी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। हम लोग राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हमने भौतिक विभाजन पढ़ लिया था और भौतिक विभाजन में हम लोग पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला का अध्ययन कर चुके थे। तो आज भौतिक विभाजन में राजस्थान का तीसरा भौतिक भूभाग पूर्वी मैदान पढ़ते हैं। तो कॉपी पेन लेकर हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पूर्वी मैदान से बनने वाले डायरेक्ट सवालों की, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। पटवार और पुलिस यहाँ से लगातार सवाल पूछता आ रहा है। तो देखिए पूर्वी मैदान की स्थिति। पूर्वी मैदान राजस्थान में कहाँ है? नाम से पता चल रहा है पूर्वी मैदान है। तो पूर्वी मैदान की स्थिति है राजस्थान के पूर्व में। राजस्थान के नक्शे की अगर हम बात करें तो राजस्थान के नक्शे में ये जो पूर्वी छोर है, ये पूर्वी छोर गंगा यमुना के मैदानी भाग का अवशेष है। जो गंगा यमुना नदी तंत्र है, उस नदी तंत्र की सहायता से राजस्थान का पूर्वी छोर उपजाऊ बना है। तो यहाँ से जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% पश्चिमी रेगिस्तान था। फिर हमने पढ़ा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% अरावली पर्वतमाला था। आज हम बात करते हैं पूर्वी रेगिस्तान के क्षेत्रफल की। तो पूर्वी रेगिस्तान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23%, पूर्वी रेगिस्तान 60%, अरावली पर्वतमाला 10%। अब है पूर्वी मैदान, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का है लगभग 23%। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनसंख्या की। राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% पश्चिमी रेगिस्तान में निवास करता था। राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40%। यहां पूर्वी मैदान में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% निवास करता है। देखिए यहां से सवाल जो बनता है वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबसे पहले सवाल बनता है राजस्थान के किस भौतिक भूभाग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक जनसंख्या की। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के कौन से भौतिक भूभाग में है? वो भौतिक भूभाग है पश्चिमी रेगिस्तान। यहीं से सवाल बनता है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो वो जिला है हमारा जयपुर। अब सवाल ये बन जाता है कि राजस्थान के किस भौतिक भूभाग में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है? हम बात कर रहे हैं जन घनत्व की। तो सर्वाधिक जन घनत्व कहां मिलेगा? पूर्वी मैदान में, राजस्थान के पूर्वी छोर में। तो जनसंख्या 39% है। खासियत क्या है इसकी? इसकी खासियत है सर्वाधिक जन घनत्व। याद रखिएगा सर्वाधिक जन घनत्व कहां पाया जाता है? सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है पूर्वी मैदान में। इसके बाद यहीं से अगला पॉइंट है हमारे, पूर्वी मैदान की जलवायु कैसी है? तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिमी रेगिस्तान, उसकी जलवायु थी शुष्क और अर्धशुष्क। उसके बाद में हमने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की जलवायु थी उप आर्द्र। पूर्वी मैदान की जो जलवायु है ये है आर्द्र। पूर्वी मैदान की जलवायु है आर्द्र जलवायु है। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की, मृदा। जो पूर्वी मैदान है यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है?
तो पूर्वी मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, देखिए मृदा से सवाल बनता है सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो सबसे उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। ये जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान का निर्माण, पूर्वी मैदान का निर्माण, तो अभी हमने पढ़ा था कि पूर्वी मैदान का जो निर्माण है वो गंगा यमुना नदी तंत्र से हुआ है। गंगा यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनसे पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। देखिए सवाल ये भी बनता है कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ये किसका भाग है। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो भारत के भौतिक भूभागों में हम पढ़ते हैं उत्तर का विशाल मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदान भारत के उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। किसका भाग है? भारत के उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। ये पूर्वी मैदान अस्तित्व में कब आया? पूर्वी मैदान की उत्पत्ति कब हुई? हम लोगों ने राजस्थान के भौतिक भूभागों को जब पढ़ना शुरू किया था तो उस समय मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताया था। मैंने बताया था उत्पत्ति निर्माण क्रम के आधार पर राजस्थान के भौतिक भूभागों का क्रम। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे प्राचीन राजस्थान के भौतिक भूभागों में सबसे प्राचीन भौतिक भूभाग कौन सा था? तो सबसे प्राचीन भौतिक भूभाग था अरावली पर्वतमाला। उसके बाद दूसरा भौतिक भूभाग था वो था दक्षिणी पूर्वी पठार। उसके बाद जो तीसरा भौतिक भूभाग था वो था पूर्वी मैदान। और सबसे नवीन भौतिक भूभाग कौन सा है? सबसे नवीन भौतिक भूभाग है पश्चिमी रेगिस्तान। तो ये जो पूर्वी मैदान है, इस पूर्वी मैदान की उत्पत्ति कब हुई थी? तो पूर्वी मैदान की जो उत्पत्ति हुई थी ये हुई थी टर्शियरी काल में। पूर्वी मैदान की उत्पत्ति कब हुई थी? पूर्वी मैदान की उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी काल में। देखिए भूगोल से संबंधित ये समय सारणी है। जो भी समय है मानव की उत्पत्ति से पूर्व का, जीव की उत्पत्ति से भी पूर्व का, स्थल मंडल, जल मंडल, ये जो भी समय है इस संपूर्ण समय को अलग अलग कल्प, एरा और काल में बांटा गया है। सवाल बनता है अरावली पर्वतमाला, तो हमने पढ़ा था प्री कैम्ब्रियन काल। सवाल बनता है हिमालय मायोसीन से प्लिस्टोसीन। तो हम आने वाले समय में एक क्लास इसी समय सारणी के लिए रखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में यहां से सवाल काफी बन रहे हैं। अब कुछ भाई बहन रट तो लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस समय सारणी का, किस कल्प या किस एरा का संबंध किस समय से है। तो उसके लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे। यदि समय सारणी से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। भौतिक भूभाग होने के पश्चात हम एक अलग से क्लास रखेंगे जिसमें हम बात करेंगे समय सारणी की। तो अभी हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति की। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है टर्शियरी काल में। कौन से काल में? टर्शियरी काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये उत्पत्ति तो टर्शियरी काल में हो गई, मगर ये पूर्वी मैदान किसका भाग है? प्रेजेंट टाइम में पूर्वी मैदान किसका भाग है? तो ये भाग है उत्तर के विशाल मैदान का। ये पूर्वी मैदान किसका अवशेष है? सवाल यह भी बनता है कि पूर्वी मैदान किसका अवशेष है। तो देखिए पूर्वी मैदान किसका अवशेष है? पूर्वी मैदान अवशेष है टेथिज सागर का। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान ये भी टेथिज सागर का ही अवशेष है। पूर्वी मैदान ये भी टेथिज सागर का ही अवशेष है। देखिए नदियां बह रही है, तो अपने साथ दिन प्रतिदिन वो नवीन जलोढ़ मृदा लेके आएगी, अपने साथ नई उपजाऊ मृदा लेके आएगी, जिसे हम लोग कहते हैं खादर। हम लोग जिसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अब नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, नदियां अपना रास्ता बदल लेती है।
तो वो जो मृदा है वो खादर मृदा धीरे धीरे पुरानी होने लग जाती है, अनुपजाऊ होने लग जाती है, तो उसे नाम दे दिया गया है बांगर। तो पूर्वी मैदान जो है यहां पर नदियां बहती है, प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मृदा लेके आती है, खादर मृदा लेके आती है, तो ये क्षेत्र क्या बन गया, ये क्षेत्र बन गया उपजाऊ। पश्चिमी रेगिस्तान का जो क्षेत्र था वहां पहले जो नदियां बहती थी उन नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, या वो नदियां उस मार्ग से नहीं बह रही है, इसीलिए वो क्षेत्र क्या हो गया, अनुपजाऊ क्षेत्र हो गया, और किसके रूप में हमें दिखाई देता है वर्तमान समय में, रेगिस्तान के रूप में दिखाई देता है। तो पूर्वी मैदान के बाद ही तो जन्म हुआ था रेगिस्तान का, याद रखिएगा, निर्माण क्रम, तब ये बात हमें अच्छे से समझ में आएगी। अगर निर्माण क्रम पे ही हमने फोकस नहीं कर रखा तो इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे। तो आप स्क्रीन मैदान में हम सबसे पहले बात करते हैं माही का मैदान, माही बेसिन। जब हम नदी पढ़ेंगे उस समय माही नदी की डिटेल से चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में जो बाजारों में पुस्तकें उपलब्ध है उनमें पूर्वी मैदान के नाम पर नदियों को पढ़ा दिया गया है। चंबल बेसिन में चंबल नदी पढ़ा दी गई, बनास बेसिन में बनास नदी पढ़ा दी गई। देखिए यहाँ हमें नदियों पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है उन नदियों के द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदानों पर। तो माही का मैदान या माही बेसिन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि राजस्थान के दक्षिण में, राजस्थान के दक्षिण में, ये चर्चा हम पहले करक रेखा के समय भी कर चुके हैं। राजस्थान के दक्षिण में एमपी से माही नदी आती है जो कि खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और ये नदी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बहते हुए गुजरात, अरब सागर, खंबात की खाड़ी में चली जाती है। यहां हमें फोकस करना है माही के मैदान पर। तो देखिए हमने पढ़ा था कि माही की एक नदी का नाम था सोम और माही की एक सहायक नदी का नाम था जाखम। नदी और उसकी सहायक नदियां, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, ये जो उपजाऊ क्षेत्र बनाती है वो पूरा का पूरा बेसिन के अंतर्गत आता है। तो माही का जो मैदान है वो बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है, डूंगरपुर में है। सोम नदी के कारण उदयपुर का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ये भी माही के मैदान में ही गिना जाता है। देखिए इस पूरे के पूरे क्षेत्र को कहा गया है वागड़ क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को कहा गया है बागड़ क्षेत्र। और यह सवाल राजस्थान पुलिस लास्ट ईयर पूछ भी चुका है। जब हम लोग शेखावाटी प्रदेश पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी कि शेखावाटी क्षेत्र को कहते हैं बांगर, बागड़, बिंदी वाला, बिंदी ऊपर लगती है तो बांगड़ क्षेत्र शेखावाटी है, बिना बिंदी वाला क्षेत्र नीचे वाला है। तो यहां माही नदी कौन कौन से उपजाऊ मैदान बनाती है? तो देखिए माही नदी सबसे पहले बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में बनाती है छप्पन का मैदान। और आरपीएससी का इतना फेवरेट सवाल है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल बदल के ये सवाल पेपर में रिपीट होता ही रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि छप्पन का मैदान किसके द्वारा बनाया जाता है? एमपी से आने वाली माही नदी के द्वारा। दूसरा पॉइंट, छप्पन का मैदान स्थित है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में नहीं है, याद रखना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। ये जो क्षेत्र है यहाँ 56 गांवों और नदी नालों का समूह है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है छप्पन का मैदान। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 56 की पहाड़ियां, ग्रेनाइट की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? ये 56 का मैदान है और वो 56 की पहाड़ियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं प्रतापगढ़ की। जब माही नदी यहां से आगे बढ़ती है प्रतापगढ़ के छोर पर, तो माही नदी यहां एक मैदान और बनाती है जिसे कहते हैं कांठल का मैदान।
माही नदी ने दूसरा कौन सा मैदान बनाया? दूसरा मैदान बनाया काठल का मैदान। और ये काठल का मैदान कहाँ है? काठल के मैदान का संबंध है केवल प्रतापगढ़ से। 56 के मैदान का संबंध है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से। यही रीजन है कि माही नदी को काठल की गंगा कहते हैं। क्या नाम दिया गया है माही नदी को? काठल की गंगा। देखिए, कोई भी जो नाम पड़ा है नदी का, कोई भी उपनाम पड़ा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? केवल हमें रटना नहीं है। अब वो समय नहीं है कि हम 4-5 बातों को रट ले और एग्जाम दे के आ जाएं, एग्जाम क्लियर हो जाएगी। वो समय तो कब का निकल गया। अब तो आपको फैक्ट विथ रीजन पता होगा, तभी एग्जाम क्लियर होगी। और मेरे वो भाई बहन जो मेरिट में 1-2 नंबर से रह जाते हैं, वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। अज्ञानतावश सही होता होता सवाल भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपको फैक्ट का नहीं पता होता है। तो फैक्ट याद रखिएगा। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इसे नाम दिया गया है वागड़ क्षेत्र। क्या नाम दिया गया है? वागड़ क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं वागड़ का मैदान। तो माही नदी ने कुल कितने मैदानों का निर्माण किया? नंबर 1 56 का मैदान, नंबर 2 काठल का मैदान, नंबर 3 वागड़ का मैदान। अब वैसे ही ये जो वागड़ का मैदान है, वागड़ के मैदान का संबंध किससे है? तो वागड़ का मैदान स्थित है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। याद रखिएगा, 56 है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, वागड़ है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। साहब, यहीं से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का इलाका है, इन दोनों की सीमा का निर्धारण माही नदी करती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों की सीमा का निर्धारण कौन करती है? माही नदी करती है। तो दोनों का ये जो सीमांत क्षेत्र है, दोनों की सीमा वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को नाम दिया गया है मेवल या देवलिया। याद रखिएगा, मेवल या देवलिया का संबंध किससे है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से है। ऐसा ही सवाल बनता है मेवात। मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर, वो भी पूर्वी मैदान में ही है। जब हम बाण गंगा पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे मेवात क्षेत्र की। देखिए, इस क्षेत्र को बागड़ क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि यहां बागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है। और सवाल बन चुका है, गुजरात के समीपस्थ बागड़ी बोली वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो बागड़ क्षेत्र है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। तो ये हमने बात की है माही मैदान, माही के बेसिन की। तो ये माही नदी कौन कौन से मैदान बना रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पढ़ना क्या है। यहाँ आपको माही नदी नहीं पढ़नी कि माही नदी कहाँ से आती है, माही नदी धार जिला MP मेहंद से आती है, ऐसा नहीं करना है हमें सिर्फ बात करनी। आज की क्लास आपको कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूछे गए सवालों का जवाब कुछ भाई बहन देते हैं, कुछ भाई बहन नहीं देते। इसका रीजन क्या है? या तो आपको समझ में नहीं आया, या आप ऐसा सोचते हैं कि आपको सवाल आता है, बताने की क्या जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सवालों का जवाब दीजिए। क्लास कैसी लगी इसका प्रत्युत्तर आप हमें दीजिए। कोई कमी है तो वो कमी आप हमें बताइए, ताकि हम उसको दूर करने की कोशिश करें। देखिए, जब तक आपकी समस्याओं का हमें पता नहीं चलेगा तो हम समाधान कैसे करेंगे। आप भाई बहनों ने कहा कि सर हमारी ऑफलाइन क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, तो हमने कोशिश की कि हम आप में से कुछ भाई बहनों ने कमेंट किया और कहा कि सर हमारी ऑफलाइन क्लासेस सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो हमने आपकी मांग पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके आपको पढ़ाने की कोशिश की और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया। तो आप अपनी कमियां हमें बताइए, तभी तो हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। पूछे गए सवालों का आप जवाब दीजिए। उन सभी भाई बहनों को मेरी ओर से धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, जो सवालों का जवाब दे रहे हैं और अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी रख रहे हैं। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर और तैयार रहूँगा। आप अपनी समस्याएं बताइए, तभी तो हम